एक्सटेंशन और रिप्लेसमेंट, ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं, आपके एसेट्स को इंक्रीज कर सकती हैं। एक्सटेंशन में तो आप नए एसेट्स को परचेस करते हैं तो सीधा सीधा ये क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है। लेकिन रिप्लेसमेंट के केस में आप एक ओल्ड एसेट को रिप्लेस करते हो और उसकी जगह में एक नया एसेट परचेस करते हो। एक्सटेंशन के केस में जितना आप अमाउंट एक्सपेंस करते हो पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन रिप्लेसमेंट के केस में जो ओल्ड एसेट सेल करने से आपको जो अमाउंट रिसीव्ड होता है उसको आप यूज कर लेते हो किसी नए एसेट्स के परचेस करने में, या कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो पुराने कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो आप नए में यूज कर सकते हो कई बार। तो वो यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगेगा या उस अमाउंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगेगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उस अमाउंट तक का जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए पढ़ते हैं एक बार इसमें से। एक्सटेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग करेंट कॉस्ट of old assets from the total value of asset will give you amount of extension। मान लो अभी आपके पास 100 रुपए का एसेट है और नया एसेट खरीदने के बाद ये 150 रुपए का हो जाता है, तो 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50, मतलब आपने एक्सटेंशन कितने का किया हुआ है, 50 का, और ये 50 का एक्सटेंशन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। विच विल बी shown on the debit side of capital account of current year। जो कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते थे तो उसके डेबिट साइड में, मतलब अगर बुक के हिसाब से बात करें तो राइट साइड में उसको शो करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश एंड कॉस्ट ऑफ ओल्ड मटेरियल यूज्ड इन न्यू एसेट, and present cost of old asset includes that the cost which may be necessary for incurring if same old asset is established or manufactured। Thus, present cost of old asset is calculated on the basis of increase in rates of labor and material। नए काम में हमेशा जो इंक्रीमेंट होता है वो डिफर करता है पुरानी वैल्यू से। मान लो आज से 10 साल पहले आप एक कमरे का जब निर्माण करवाते हैं तो उस समय आपको लगना था मटेरियल, लेबर। आज के डेट में जब आप मैन्युफैक्चर करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो आज भी आपको क्या लगने वाला है, मटेरियल और लेबर। लेकिन उस समय के रेट में और आज के रेट में क्या होता है, जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम एक्सटेंशन का नाम देंगे। ठीक है, फॉर्मूला एक है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू कैश अमाउंट पेड प्लस कॉस्ट ऑफ ओल्ड मटेरियल यूज्ड इन न्यू एसेट। अच्छा, एक्सटेंशन के केस में कई बार क्या होता है, आप जैसे कमरों को अपन एक्सटेंड करते हैं तो पुराना जहां तक पार्ट है वो, उसके बाद जो नया पार्ट बनेगा वो आपका एक्सटेंशन कहलाएगा। तो पुराने पार्ट में जो नया आपने अमाउंट खर्च किया वो दोनों को जोड़ के आप क्या निकालोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स। और रिप्लेसमेंट का क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंक्रीज इन कॉस्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या निकलेगा इसमें, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हमको डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में पुट करना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब रिप्लेसमेंट क्या होता है ये अब ध्यान देने वाली बात है। अभी हम लोग पढ़े कि एक्सटेंशन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रिप्लेसमेंट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट में जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू या नेट रेवेन्यू अकाउंट में पुट करेंगे हम। इसके बारे में समझा चुका हूं ऊपर में मैं। रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कॉस्ट ऑफ ओल्ड मटेरियल यूज्ड। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करना है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली आपके पास ये कैलकुलेशन आता है और आएगा जनरल एंट्रीज। तो एक्सटेंशन के लिए क्या है, एक्सटेंशन रिप्लेसमेंट के लिए एंट्री। तो पॉइंट नंबर ए देखेंगे आप यहाँ पे, व्हेन अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट इज नॉट सेम। ठीक है, एंड नॉट सेम एंड क्लियर। तो इंक्रीज और एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के लिए जनरली जो हम लोग परचेस के लिए एंट्री करते हैं, एसेट को खरीदने के लिए, वही एंट्री पुट करेंगे आप, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिप्लेसमेंट करेंगे फिक्स्ड एसेट्स का तो रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
तो और अगर फॉर ट्रांसफर ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन रिजर्व और रेवेन्यू अकाउंट, जो रिप्लेसमेंट का जो अमाउंट था वो आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट का ट्रांसफर करना रेवेन्यू अकाउंट में, तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ये 3 एंट्री पास करेंगे आप फर्स्ट केस में। हेलो। एक्सटेंशन का नहीं है ना वो, अगर दोनों सेम है तो उसको रिप्लेसमेंट ही बोलेंगे। अभी हम लोग देखे वहां पे व्हेन एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट बोथ आर सेम, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसको सिर्फ रिप्लेसमेंट की एंट्री करेंगे। एक्सटेंशन की एंट्री तो ये होगी ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका एक्सटेंशन की एंट्री हो गई और ये रिप्लेसमेंट की एंट्री हो गई। हाँ सॉरी, नॉट सेम, तो ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा। ठीक है, एक बार तीनों केस देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं उसमें अपन। ठीक, इन केस व्हेन अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन रिप्लेसमेंट इज सेम, ठीक है, अगर सेम है तो दोनों एंट्री आप एक साथ करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जो ओल्ड एसेट आप सेल करते हैं उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। अगर ओल्ड एसेट को आप यूज कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे कई चीजें होती हैं पुरानी जो यूज करने लायक होती हैं, तो हम उसको सेल करने के बजाय क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे कमरा बन रहा है, पुराना दरवाजा है, वो यूज किया जा सकता है अभी भी, तो आप नए दरवाजे खरीदने नहीं जाते, उसको क्या करते हो, यूज कर लेते हो। तो उस कंडीशन में एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, क्योंकि एसेट आपके बैंक से नहीं आया, किसके थ्रू आया, रिप्लेसमेंट के थ्रू आया, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। इसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग लॉस, एक मिनट सॉरी, कुछ बचा है क्या इसमें, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री से मतलब नहीं है अपने को, सिंगल सिंगल एंट्री की देख रहे हैं हम लोग। फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑफ रिप्लेसमेंट इन रिजर्व और रेवेन्यू अकाउंट। अच्छा, हर एक एंट्री में हम लोग देखे पहले भी, एक एक्सटेंशन की एंट्री थी, एक रिप्लेसमेंट की एंट्री थी और एक ट्रांसफर की एंट्री है। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ सेम थी तो दोनों, वहाँ पे सेम नहीं थी, अलग अलग एंट्री किए थे, यहाँ सेम है तो एक ही एंट्री में काम हो गया हमारा। ठीक है, सेकेंड एंट्री रिप्लेसमेंट की और थर्ड एंट्री सेल की हुई, सॉरी सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री अपने को रिजर्व रेवेन्यू अकाउंट बनाने का करना है, ट्रांसफर करने का करना है। सेकेंड मेथड में नहीं जाते, जितना मेथड में जाओगे उतना दिक्कत है। ठीक है, तो दो केस है हमारे पास, व्हेन बोथ आर नॉट सेम एंड व्हेन बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों में मेरे को डिफरेंस तो नहीं दिख रहा कुछ भी, बस ये है कि जब ये सेम होते हैं तो आपको एक साथ एंट्री करनी है दोनों की। ठीक, अब पूछिए क्या पूछना था इसमें। हो गया। अच्छा, एक अभी जो हम लोग देखे वो फर्स्ट मेथड था, अगर सेकंड मेथड देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। सेकंड मेथड में सिर्फ अपने को 3 एंट्री करनी है, रिप्लेसमेंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट अगर आप ओल्ड मटेरियल सेल कर रहे हैं तो, और थर्ड है फॉर डिवाइडिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन कैपिटल एंड रेवेन्यू, और जो कॉस्ट आता है रिप्लेसमेंट का, उसका कुछ पार्ट कैपिटल होता है, कुछ पार्ट रेवेन्यू होता है, तो डिवाइड करना है। तो जो पार्ट रेवेन्यू रेवेन्यू में जाएगा, जो कैपिटलाइज होगा एसेट में चला जाएगा, तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। ओके, अब मैं जो आप लोग को चीज बता रहा हूँ खास इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी एंट्री मैंने आपको बताया हुआ है, पेपर में आप ये एंट्री करके आएंगे। ठीक है, ये इजीएस्ट मेथड है, और आई थिंक अभी मैंने बुक में आगे देखा नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसी मेथड से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है इस बुक में भी। हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, जो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा हुआ है, मतलब आपके पुराने एसेट्स को कवर करते हुए उसके बाद जो बचेगा वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हेलो, ये हुआ ना उसकी एंट्री देखो, वो जो आपका ओल्ड एसेट अगर कंस्ट्रक्शन में यूज हो जाता है
तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, क्योंकि आपको एसेट खरीदना नहीं पड़ा, खरीदना पड़ता तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट न लिख के हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट लिखते हैं। ठीक है। अब वो एसेट डेबिट टू बैंक लिखेंगे, जो आप कैश दे रहे हो वो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। देखो, दो केसेस हो सकते हैं, आइदर एसेट डेबिट टू कैश और टू रिप्लेसमेंट। ठीक है। अगर आप पुराना एसेट यूज कर लेते हो तो टू रिप्लेसमेंट लिखोगे, और अब कैश यूज कर रहे हो तो आप टू कैश लिखोगे। ठीक है। तो पहली एंट्री तो आपकी एक्सटेंशन की, ये एक्सटेंशन की एंट्री ही कहलाएगी। अच्छा, एसेट को कहीं कहीं पे ना न्यू वर्क भी लिखता है बुक में, और ध्यान देंगे आप लोग,